Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 11 and the chapter name is the making of the national movement, that is from 1870s to 1947. This is your third session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, that is from 1870s to 1947 और ये आपका थर्ड सेशन है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अबाउट अ नेशन इन द मेकिंग. तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन कौन सा था? सो दैट वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये कब फॉर्म किया गया था? 1885 में फॉर्म किया गया था एंड ऑल्सो इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी. और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? सो देयर वर 72 डेलीगेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं बच्चों तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर्स थे, राइट? तो अगर हम इनिशियल ईयर्स की बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि अगर हम फर्स्ट 20 ईयर्स की बात करते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उससे हमें पता चलता है कि जो भी उनके इंटेंशंस या जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स काफी मॉडरेट थे. अब मॉडरेट कहने का क्या मतलब है कि उन्हें गवर्नमेंट से भरोसा था कि जो भी वो डिमांड्स रखेंगे गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनके डिमांड्स को पूरा करेंगे. ओके, तो वो एक्सट्रीमिस्ट मेजर्स नहीं ले रहे थे, दैट इज वो वायलेंट मेजर्स नहीं ले रहे थे यहाँ पर. तो आप लोगों ने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. तो सबसे मेन डिमांड क्या था बच्चों? सो दैट वाज द डिमांड ऑफ इंडियनाइजेशन. और इसमें आप लोगों ने देखा कि इसमें बहुत सारी डिमांड्स थे, दैट इज डिमांड फॉर द हायर जॉब्स टू द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट. उसके अलावा देखा कि हमने देखा कि कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये भी डिमांड किया था कि जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन था जो कि लंदन में हुआ करता था उसे वो चाहते थे कि इंडिया में हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सके और इस एग्जाम को क्लियर करके वो एडमिनिस्ट्रेशन में अगेन हायर जॉब्स पे वो यहाँ पे आ सके, राइट? उसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन के लिए डिमांड हुआ था, अगेन रिडक्शन इन द रेवेन्यू. उसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से जो भी इंडियन लेबरर्स थे जिनका अब्रॉड जाते थे उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार होता था उस व्यवहार में वो चाहते थे कि चेंजेस आए, राइट? तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिमांड्स थे बच्चों. और आप लोगों ने देखा अगेन अनदर इंपॉर्टेंट डिमांड वाज द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट. और आर्म्स एक्ट के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था कि इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था कि वो अपने पास आर्म्स या वेपन्स पजेस करें. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को हमेशा डर था कि अगर वो इंडियंस ग्रुप फॉर्म करके ब्रिटिश के अगेंस्ट फिर से कोई रिवॉल्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये ब्रिटिश के लिए काफी खतरे की बात थी, है ना? तो इस वजह से बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज, बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्ट्स पास किए जा रहे थे और इंडियंस को इस तरीके से कंट्रोल में किया जा रहा था, राइट? और जैसे ही इंडियंस को अवेयरनेस हुआ कि वो ब्रिटिश के कंट्रोल में बहुत ज्यादा आ रहे हैं एंड ऑल्सो दैट वाज डेंजर टू देम, और इसी वजह से देयर इमर्ज्ड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द इंडियंस, राइट? और इसी की वजह से ये सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म होने लगे. ओके, तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, राइट? सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस टॉपिक हियर. अब आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट. और आप लोगों ने ये स्लोगन पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये स्लोगन के बारे में जरूर सुना होगा, दैट इज फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट. अब ये स्लोगन किसने बोला था इसके बारे में हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो बाय द 1890s many Indians began to raise questions about the political style of the Congress. अब लास्ट क्लास में हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मेथड्स थे बच्चों, वो क्या थे? मॉडरेट थे, है ना? कि वो गवर्नमेंट से डिमांड्स कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे आप देखो कि 1890s तक
ऐसे बहुत सारे इंडियंस थे बच्चों जिनको थोड़ा यहाँ पे दे स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चंस कि जो पॉलिटिकल स्टाइल था, जिस तरीके से ये पॉलिटिकली हैंडल कर रहे थे कांग्रेस पीपल ये पूरे सिचुएशन को, उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज किए जा रहे थे बाय अदर इंडियंस। और अदर इंडियन में कौन थे? सो इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. तो यहाँ पर आप देखो कि ऐसे बहुत सारे इंडियंस थे बच्चों जिनको ये ऑब्जेक्टिव या ये अप्रोच जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था टुवर्ड्स द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वो अच्छा नहीं लगा। और इसी की वजह से क्या हुआ कि हमारे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस या डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, फॉर एग्जाम्पल बंगाल में, महाराष्ट्र में और पंजाब में 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स इमर्ज हुए। अब आप देखो बंगाल के लीडर कौन थे बच्चों? सो बंगाल में थे बिपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र के लीडर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब के लीडर कौन थे यहाँ पे? लाला लाजपत राय। तो ये जितने भी लीडर्स थे यहाँ पे बच्चों, इन्होंने क्या किया? They started exploring more radical objectives and methods. तो यहाँ पे ऐसे इंडियंस थे बच्चों, उनको लगा कि सिर्फ मॉडरेट पॉलिसीज या मॉडरेट ऑब्जेक्टिव से ब्रिटिश हमारे डिमांड्स को नहीं सुनेंगे, हमें कुछ ऐसे रैडिकल ऑब्जेक्टिव्स या मेथड्स लाना होगा ताकि ब्रिटिश को जो भी हम डिमांड्स कर रहे हैं वो उन्हें देना पड़े, मजबूरन ही सही उन्हें देना पड़े, राइट? और यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ बाल गंगाधर तिलक who gave this slogan, that is freedom is our birthright. Okay, freedom, आजादी हमारा अधिकार है, okay, जन्म सिद्ध अधिकार है। And also ये आप देखो, this is the picture of बिपिन चंद्र पाल here. So ये जो भी लीडर्स थे बच्चों, जिन तीनों के नाम मैंने आपको बताए हैं, they criticized the moderates for their politics of prayers. Okay, तो यहाँ पे आप देखो कि जो moderates थे जो क्या अडॉप्ट कर रहे थे? मॉडरेट पॉलिसीज इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो उनको क्रिटिसाइज करने लगे, राइट? उनको लगा कि उनका जो ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स है कि वो ब्रिटिश से डिमांड कर रहे हैं और बहुत ही मॉडरेट तरीके से डिमांड कर रहे हैं, एंड एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क, राइट? तो उन्होंने इस पूरे आइडिया को ही क्रिटिसाइज किया, जो मॉडरेट्स के मॉडरेट पॉलिसीज थे उनको क्रिटिसाइज किया, और उसके अलावा उन्होंने एम्फेसाइज किया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, राइट? खुद के ऊपर भरोसा रखना है और कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है। दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। तो इनका क्या आर्ग्यूमेंट था बच्चों कि लोगों को खुद के स्ट्रेंथ पे भरोसा होना चाहिए, नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो मॉडरेट यहाँ पे क्या कर रहे थे? जो भी मॉडरेट लीडर्स थे, राइट, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, जो कि इंपॉर्टेंट लीडर्स थे किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो उनके जो पॉलिसीज थे बच्चों, वो सोच रहे थे कि जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनके कुछ गुड इंटेंशंस होंगे और उसकी वजह से उन्हें ये सारे डिमांड्स मिलेंगे, राइट? लेकिन यहाँ पे आप देखो ठीक उल्टा इनका सोच था, दैट इज ऑल द इंपॉर्टेंट लीडर्स, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। तो उन्होंने आर्गुमेंट रखा कि लोगों को अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा होना चाहिए एंड दे शुड नॉट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट। ऑल्सो बाल गंगाधर तिलक raised the slogan, freedom is my birthright and I shall have it. Okay, और यही हमारा टॉपिक है ना? freedom is our birthright. So freedom is my birthright and I shall have it. कहने का क्या मतलब है कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर रहूंगा। और इसी स्लोगन के साथ उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को अवेयर किया, बहुत सारे इंडियंस को जागरूक किया कि लोगों को अपने फ्रीडम के लिए खुद पे भरोसा रखना है और आजादी के लिए लड़ाई करनी है। ओके, और यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो बाल गंगाधर तिलक का। ऑल्सो 1905 में बच्चों एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। अब ये क्या था ये हम देखते हैं। सो इन 1905 वाइसरॉय कर्जन, सो लॉर्ड कर्जन उस टाइम 1905 में इंडिया के क्या थे? वाइसरॉय थे। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हमारे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेते थे उनको हम लोग गवर्नर जनरल कहा करते थे। और 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे बच्चों उनको क्या कहा जाने लगा?
उनको वाइसरॉय कहा जाने लगा। तो उस टाइम हमारे कंट्री के वाइसरॉय कौन थे? सो ही वाज लॉर्ड कर्जन। और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था बच्चों? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रोविंस को डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही मेजर इवेंट है जो हमारे कंट्री में 1905 में हुआ था, दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल प्रोविंस। और मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि आप अपने एनसीईआरटी बुक में मैप में सबसे पहले जो पुराने टाइम में हमारा बंगाल प्रोविंस था, जिसमें बिहार और उड़ीसा का रीजन आया करता था, राइट? सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस हुआ करता था हमारा बंगाल प्रोविंस, है ना? तो उसको कंप्लीटली पार्टीशन कर दिया गया था। एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। तो बंगाल प्रोविंस में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि बिहार और पार्ट्स ऑफ उड़ीसा भी हुआ करता था। द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। और जब ये पार्टीशन हुआ था बच्चों बंगाल का, तो जाहिर सी बात है लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश या बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, राइट? कि बंगाल प्रोविंस में जितने भी लोग रह रहे थे उनको इधर से उधर जाना पड़ा, बहुत सारी परेशानियों को उन्हें झेलना पड़ा, है ना? और इसकी वजह से आप देखो कि यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या आर्ग्यूमेंट रखा था बंगाल के पार्टीशन का। उनका कहना था कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से बंगाल को डिवाइड करना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये सच था? ऑब्वियसली नहीं। Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. तो यहाँ पे आप देखो कि 1900s के बाद से यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी रियलाइज होने लगा कि लोग बहुत ज्यादा जागरूक होने लगे हैं, राइट? जिस तरीके से न्यूज़पेपर्स में नेशनलिस्ट लीडर्स आर्टिकल्स लिखने लगे थे और लोग उसको पढ़ने लगे थे, तो लोगों को पता चलने लगा अबाउट द अनजस्ट रूल ऑफ ब्रिटिश इन आवर कंट्री, राइट? तो जैसे ही लोग जागरूक होने लगे, हर एक रीजन में आप देखोगे कि बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे थे। और इसकी वजह से यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगा कि उनके लिए बहुत ही बड़ा डेंजर है अगर वापस से सारे लोग एकजुट होकर, सारे इंडियंस एकजुट होकर ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाएंगे, राइट? तो उनका मेन मोटिव था टू डिवाइड एंड रूल। और आपको ये भी पता है कि ब्रिटिश का ये मेन पॉलिसी था कि वो इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट करे और उसको फॉलो करते हुए ही ये लोगों को यहाँ पे डिवाइड करना शुरू किया इन लोगों को, उसके बाद रूल करने लगे, है ना? सो यहाँ पे आप देखो दैट द मेन ब्रिटिश मोटिव्स वर टू curtail the influence of Bengali politicians। अगर हम बंगाल प्रोविंस की बात करते हैं बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे एडुकेटेड इंडियंस थे जो कि बंगाल रीजन में थे और वो लोगों को वहां पे अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे अबाउट द अनजस्ट रूल ऑफ ब्रिटिश, राइट? तो इस चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या ब्रिटिश ने डिसाइड किया था? बंगाल को डिवाइड करने का। ओके, नाउ यहाँ पे आप मैप देख सकते हो। नाउ दिस मैप हियर इज शोइंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, ये पूरा बंगाल प्रोविंस है बच्चों और इस बंगाल प्रोविंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक पार्ट था बंगाल का और दूसरा पार्ट कहलाने लगा ईस्टर्न बंगाल और आसाम का रीजन। ओके, नाउ द पार्टीशन ऑफ बंगाल infuriated people all over India। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी इंडियंस थे वो काफी खफा हो गए थे ब्रिटिश के इस एक्शन से, जहां पे लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। All sections of the Congress, the moderates and the radicals, as they may be called, opposed it। और ये जितने भी इंडियंस थे बच्चों, जितने भी सेक्शंस के लोग थे, पॉलिटिकल एसोसिएशन के लोग थे, they all were opposing this action of British। Okay, so large public meetings and demonstrations were organized and novel methods of mass protest developed। और इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत सारे मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग्स होने लगे और बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे, राइट? कि ऐसे बहुत सारे मास प्रोटेस्ट होने लगे हमारे कंट्री में, जहां पे लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया था अगेंस्ट द ब्रिटिश कि उन्होंने किस तरीके से पूरे बंगाल को डिवाइड कर दिया है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि 1911 में वापस से लॉर्ड कर्जन को ये पार्टीशन का जो उन्होंने ऑर्डर दिया था उसे वापस लेना पड़ा। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वदेशी मूवमेंट। ओके, ये कब हुआ था? ये ठीक
पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हुआ था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, राइट? सो द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help, Swadeshi enterprise, national education and the use of Indian languages. तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, ये जो टर्म है स्वदेशी, स्वदेशी मतलब क्या है? अपना देश, राइट? सो अपने देश की चीजों को यूज करना। तो यहाँ पे आप देखो कि स्वदेशी मूवमेंट क्यों किया गया था? स्वदेशी मूवमेंट का मेन मोटिव था कि जो भी ब्रिटिश रूल को अपोज किया जाए और उसके अलावा जितने भी ब्रिटिश गुड्स मार्केट में यूज किए जा रहे थे या मार्केट्स में बेचे जा रहे थे या जो भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे हमारे कंट्री में, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या फिर जो ब्रिटिश डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे थे लोग, तो इन सारी चीजों को ये लोग उन सारी चीजों से हटना, मतलब इंडियंस का ब्रिटिश से कंप्लीटली हट जाना। तो यहाँ पे आप देखो कि जो भी इंडियंस थे, अगर वो लॉयर्स थे वो अपने जॉब को छोड़ रहे थे, उसके अलावा जो भी गुड्स थे उनको भी बॉयकॉट किया जाने लगा। नाउ दिस इज अ पिक्चर दैट इज शोइंग द स्वदेशी मूवमेंट कि लोग जो इंडियन गुड्स थे उनको यूज करने लगे, राइट? नाउ सम इंडिविजुअल्स आल्सो बिगैन टू सजेस्ट दैट रिवोल्यूशनरी वायलेंस would be necessary to overthrow British rule. तो ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स थे बच्चों जिन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि फाइनली हमें रेवोल्यूशनरी वायलेंस की तरफ जाना चाहिए ताकि हम अपने कंट्री से ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो कर सके, उन्हें कंप्लीटली हटा सके। ओके, सो the opening decades of the 20th century were marked by other developments as well. A group of Muslim landlords and Nawabs formed the All India Muslim League at Dhaka, that was in Bangladesh, in 1906. The league supported the partition of Bengal. उसके अलावा कुछ other developments होने लगे थे हमारे country में। तो एक क्या था बच्चों? Now it was the formation of All India Muslim League. एक तरफ इतने टाइम से हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देखो दूसरा मेजर पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो था, एसोसिएशन जो फॉर्म हुआ था, उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और ये कहाँ फॉर्म हुआ था? तो ये ढाका में फॉर्म हुआ था 1906 में। और इसमें इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन थे बच्चों? सो दे वर दी मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फ्रॉम दिस रीजन। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और ये जो मुस्लिम लीग था बच्चों, ये भी सपोर्ट कर रहे थे फॉर दी पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, जिसमें हमने देखा कि जो दूसरे लीडर्स थे वो क्रिटिसाइज दी मॉडरेट्स, उनके जो आइडियाज थे, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे बच्चों, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। और ये लीडर्स कौन थे? सो दे वर बाल गंगाधर तिलक, ऑल्सो लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्रपाल। और इनको हम फेमस वे में क्या कहते हैं? बाल, पाल और लाल। ओके, उसके बाद हमने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पहले देखा कि किस तरीके से बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, और उसकी वजह से लोगों के अंदर काफी गुस्सा आया था, जिसकी वजह से मास डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड इट रिजल्टेड इन द स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें क्या हुआ था? that all the Indians they boycotted the British goods and the British institutions. Okay? So बच्चों अब हम इस टॉपिक को अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.